मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर सुधा मित्तल। पहले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था कोश के स्रोत एवं उपयोग। स्रोत और उपयोग के बारे में अपन ने देखा कि किस प्रकार से फंड्स के जो सोर्सेज हैं और उसके जो यूजेज हैं वो दोनों को हमने देखा। आज अपन अध्ययन करेंगे कोश प्रवाह विवरण बनाने की तकनीक, टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कोश प्रवाह विवरण दो लेखा अवधियों के मध्य कोशों के स्रोतों एवं उपयोगों को दर्शाता है। इसे कोशों की विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार बनाया जा सकता है। संपूर्ण साधन अवधारणा यानी टोटल रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट के अनुसार और स्थिति विवरण के प्रत्येक मद में कमी या वृद्धि को अलग अलग खातों में लिख लिया जाता है तथा स्वामी पूंजी व दायित्वों में वृद्धि तथा संपत्तियों में कमी को कोशों के स्रोत तथा संपत्तियों में वृद्धि तथा स्वामी पूंजी एवं दायित्वों में कमी को कोशों के उपयोग वाले भाग में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण साधन अवधारणा के अनुसार बनाया गया कोश प्रवाह विवरण तरलता की स्थिति को स्पष्ट नहीं करता तथा इसमें कोशों के स्रोत व उपयोग संबंधी मदों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत भी नहीं किया जाता। इसलिए सामान्यतः कोशों की कार्यशील पूंजी अवधारणा यानी वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट के आधार पर कोश प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है और इस प्रकार तैयार किया गया विवरण दो लेखा अवधियों के मध्य शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों तथा इसके कारणों पर प्रकाश डालता है। तो इस हेतु निम्न दो विवरणों का निर्माण किया जाता है। पहला कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या तालिका, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा कोश प्रवाह विवरण फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का जो विवरण या तालिका है वो उसका क्या प्रारूप है। स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या तालिका दो लेखा अवधियों के मध्य कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि को दर्शाती हैं। चालू संपत्तियों में वृद्धि या चालू दायित्वों में कमी से कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है तथा चालू संपत्तियों में कमी या चालू दायित्वों में वृद्धि से कार्यशील पूंजी में कमी होती है। तो इस प्रकार कोश प्रवाह विवरण में कार्यशील पूंजी में वृद्धि को कोशों के उपयोग तथा कार्यशील पूंजी में कमी को कोशों के स्रोत के रूप में दर्शाते हैं। तो सामान्यतः कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के विवरण में प्रत्येक चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के कार्यशील पूंजी पर प्रभाव को अलग से दो खानों में दर्शाया जाता है और इस प्रकार कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण या तालिका को निम्न प्रारूप में तैयार किया जाता है, जैसे स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। इसका जो प्रारूप है, सबसे पहले आइटम्स, फिर ये क्योंकि दो फाइनेंशियल वित्तीय वर्षों का या दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इस आधार पर जैसे सबसे पहले आइटम्स करंट एसेट्स। अब वो करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की, तो इसमें इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इसमें कमी और वृद्धि, ये इस अलग अलग कॉलम के अंतर्गत दिखाया जाएगा। करंट एसेट्स में जैसे स्टॉक और इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म एडवांसेज एंड लोन्स, BR, डेटर्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। इस प्रकार से टोटल ये एक कॉलम में सारे आइटम्स जो कि करंट एसेट्स को दर्शाता है और इसमें जो जो
करंट एसेट्स हैं उन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन इफ़ेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल के अंदर किया जाता है। इसी तरह से करंट लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड लोन्स, प्रोविजन फॉर करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनइक्योर्ड इनकम, इनकम टैक्स पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब चीज़ें करंट लाइबिलिटी चालू दायित्व होते हैं जिनको बी आइटम्स के अंतर्गत दिखाया जाता है। और टोटल ए में से टोटल बी माइनस करते हुए नेट वर्किंग कैपिटल निकाल ली जाती है, इसको ज्ञात किया जाता है। और उसके बाद इसी प्रकार से इफ़ेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज कैपिटल और डिक्रीज़ वाले कॉलम में डिक्रीज कैपिटल, और उस आधार पे इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ज्ञात की जाती हैं। और उसके बाद टोटल इसका लगाया जाता है जिसमें प्रीवियस ईयर करंट ईयर का बैलेंस जो टोटल है वो समान प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इफ़ेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज समान रूप से टोटल होगा। इसके अंतर्गत कर योग्य आयोजन एवं प्रस्तावित लाभांश को चालू दायित्व मानने की स्थिति में कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका में सम्मिलित किया जाएगा। और चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्व से संबंधित अतिरिक्त सूचना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, बशर्ते इनको कोई लेखा पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया हो। तो इस प्रकार से इन बातों को ध्यान रखते हुए एक इस प्रकार का प्रारूप तैयार किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तैयार किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। अपन एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तैयार करना है। एक ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2008 और 2009, और उसमें ये जो विभिन्न आइटम बताए गए हैं जैसे शेयर कैपिटल 2008 50,000 और 2009 में 60,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 20,000 एंड 40,000, बोरोविंग्स 30,000 50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 20,000, बिल्स पेबल 10,000 एंड 7,000। और इस प्रकार से 2008 का जो टोटल है वो 1,20,000 25,000 और 1,77,000। इसी प्रकार से एसेट्स के अंतर्गत जैसे फिक्स्ड एसेट्स 2008 में 75,000, 1,09,000 में इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस। अब इस बैलेंस शीट के माध्यम से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये एक इसमें आपको बैलेंस शीट दी है 2008 और 2009 की। अब आपको इन दोनों ईयर्स की तुलना करते हुए एक वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज आए तो वो आपको स्टेटमेंट तैयार करना होगा। तो अब हम इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज हुआ है वो उसको ज्ञात किया गया है। स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। इस वर्किंग कैपिटल का प्रारूप आपको जैसे पहले ही बताया, इसमें सबसे पहले आइटम्स और फिर ये बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं 2008 और 2009, और फिर इन दोनों ईयर्स का वर्किंग कैपिटल पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़, तो वो अमाउंट इन कॉलम के अंतर्गत देखते हैं। इसमें आइटम्स में पहले करंट एसेट्स दिखाया जाएगा और उसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस किया जाता है। तो इस तरह से करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले स्टॉक, क्योंकि स्टॉक करंट वर्किंग कैपिटल होती हैं। जैसे
स्टॉक है 2008 में 20,000 और 2009 में है ये स्टॉक 22,000। तो इस प्रकार से स्टॉक क्या हुआ, 2009 में 2,000 इंक्रीज हुआ। तो इस प्रकार से वर्किंग कैपिटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि ये 2,000 रुपये इस कैपिटल में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार जो देनदार हैं, डेटर्स हैं, वो भी किसी संस्था के करंट एसेट्स के रूप में माने जाते हैं। तो इसमें 2008 में 10,000 और 9 में 8,000। तो इसका तात्पर्य है कि 2009 में जो ये करंट एसेट्स हैं इनमें कमी हुई है। तो इस प्रकार से वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट हुआ, 2,000 डिक्रीज़ हो गई वर्किंग कैपिटल। तो इसको डिक्रीज़ वाले कॉलम में दर्शाई गई हैं। इसी प्रकार से बिल्स रिसीवेबल ये करंट एसेट्स माना जाता है और 8 में 7,000 और 9 में 10,000। तो इसका वर्किंग कैपिटल पर क्या इफेक्ट हुआ, इसमें वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुई और इसलिए इसको 3,000 इंक्रीज़ वाले कॉलम में दिखाया गया। कैश बैंक बैलेंस ये भी एक करंट एसेट्स माना जाता है। तो इसमें 8 के अंदर 2008 में 3,000 रुपये थे और 2009 में ये बढ़कर 7,000 हो गए। तो इट मीन्स ये वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो गई और इस प्रकार से कितने इंक्रीज़ हुई है, 4,000। अब इनका टोटल लगाएंगे तो 2008 का टोटल 40,000 और 2009 का 47,000 करंट एसेट्स हमारे सामने हैं जो कि वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से अब हम करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज जैसे शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, बोरोविंग्स हैं, इनको करंट लाइबिलिटीज़ नहीं माना जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज़ हैं। 2008 में ये 15,000 थे और 2009 में बढ़कर 20,000 हो गए। इसका मतलब कि कंपनी से 5,000 और क्रेडिट हो गया, यानी क्रेडिटर्स की संख्या बढ़ गई और इस तरह से वर्किंग कैपिटल पर ये प्रभाव हुआ कि 5,000 और उनको देने हैं। तो ये एक कंपनी की करंट लाइबिलिटी है। तो इस तरह से ये वर्किंग कैपिटल में को डिक्रीज़ करते हैं और इस प्रकार ये डिक्रीज़ 5,000 इस कॉलम के अंदर आ जाते हैं। बिल्स पेएबल भी क्या होती हैं, कंपनी की करंट लाइबिलिटी है। ये चालू दायित्व हैं। 2008 में ये 10,000 थे और ये कम होकर 2009 में 7,000 हो गए। इसका मतलब अब इसमें 3,000 का जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी और उसका यानी वर्किंग कैपिटल पर जो इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ है, यानी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह से 3,000 इसके अंतर्गत इंक्रीज़ होंगे। अब इनका टोटल हम देखते हैं। तो टोटल A माइनस B, इस करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस किया जाता है ताकि नेट वर्किंग कैपिटल को ज्ञात किया जा सके। 40,000 माइनस 25,000, 15,000, 47 माइनस 27,000, 20,000। इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, अब इसमें हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज़ कितनी हुई, 5,000। और क्योंकि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुई है 5,000 तो इट मीन्स कि वर्किंग कैपिटल जो जितनी डिक्रीज़ है तो वो उतनी उसमें इंक्रीज़ हो चुकी है और इस प्रकार से इनका जो टोटल है वो ये 20,000, 2019 में 20,000, इंक्रीज़ 12,000 और डिक्रीज़ 12,000। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कंपैरेटिव जब स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे वर्किंग कैपिटल का तो इससे आसानी से हम ये ज्ञात कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2008 में नेट वर्किंग कैपिटल 15,000 थी और ये 2009 में 20,000 दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब है कि 5,000 वर्किंग कैपिटल
इंक्रीज़ हुई हैं। तो इस तरह से ये किस प्रकार का कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तैयार किया जाता है और उससे आसानी से हम ये कैपिटल वर्किंग कैपिटल पर जो प्रभाव है उसको हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उसमें अपन जो इसका सेकंड इसका विवरण है, जो वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन का विवरण और सेकंड कोष प्रवाह विवरण फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इसमें तैयार किया जाता है। उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे कि कोष प्रवाह विवरण क्या है और कोष प्रवाह विवरण का प्रारूप किस प्रकार से होता है और उसमें किस तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट के रूप में फंड्स को जांचा जाता है, उसको देखा जाता है। धन्यवाद बच्चों।